नमस्कार। वेलकम टू सिविलाइज्ड इंडिया। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे 4 और 5 अप्रैल का बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक ऐसी गुड न्यूज़ बताने वाला हूं जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जी हाँ, रिसेंटली 3 अप्रैल को यूके पीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उत्तराखंड पीसीएस का। और आपको मैं बताकर ये खुशी फील कर रहा हूँ कि इसमें से हमारे डेली जो करंट अफेयर्स में हैं सीरीज़, उनमें से 14 क्वेश्चंस आए थे। जी हाँ, 14 क्वेश्चंस एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। और ये तब जब मैंने पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ाया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको पढ़ाया है 3 से 4 महीने का। पिछले मैंने 2021 के दिसंबर से ही मैं ये करंट अफेयर्स का सीरीज़ शुरू किया है इससे, क्योंकि ये चैनल नया है। आपको हमने बताया था कि मैं नया नहीं हूँ, मुझे करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए 3 साल हुए हैं। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा था। अभी मैं एक अपना एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और जो कि अभी छोटा है, स्मॉल है, लेकिन हर चीज़ एक छोटे से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आपको बता के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यूके पीएससी, जबकि हम यूके पीएससी को मार्क नहीं चल रहा, जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ था वो तो हम इस नाम से चला रहे थे ना, बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें हम बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल डिस्कस करते थे। ठीक है, इस सीरीज से 14 क्वेश्चंस उसमें आया है, जिसको हमने डिस्कस भी किया है और आपको वीडियो भी दिया है। तो उस वीडियो को देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप बढ़िया से मन लगा कर डेली करंट अफेयर्स को हमारे फॉलो करिएगा। तो ये सिर्फ हमने बताया कि 4 महीने में ये रिज़ल्ट है। सोचिए, अगर मैं पूरे 1 साल आप हमारे साथ पढ़ लेते हो करंट अफेयर्स। So first question, which state has become the top producer of vegetables in India in 2021-22 crop year? जुलाई टू जून की बात करी जा रही है। तो कौन सा राज्य है जहां 2021-22 का जो फसल वर्ष था, जुलाई जून में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? तो वेजिटेबल प्रोड्यूस करने के मामले में कौन सा राज्य अव्वल है, टॉप प्रोड्यूसर है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और उत्तर प्रदेश में करीबन 58 मिलियन टन जो है सब्जियां प्रोड्यूस करी है, उगाया है। सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो हर बार जो टॉप पर आने वाला इस बार सेकंड पे है, वो है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल को पछाड़ कर उत्तर प्रदेश इस बार टॉप कर गया, और बहुत ही ज़्यादा मायने से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो इस क्रॉप ईयर में प्रोडक्शन हुआ है वेजिटेबल्स का, वो सिर्फ 28 के लगभग में अप्रॉक्स 28 मिलियन टन ही प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सेकंड हमने बता दिया। थर्ड पोजीशन किस राज्य का रहा? थर्ड में मध्य प्रदेश रहा थर्ड पोजीशन पे, करीबन 20 मिलियन टन या फिर 20.59 मिलियन टन भी लिख सकते हैं। उस तरह से वेस्ट बंगाल को 28.23 मिलियन टन लिख सकते हैं। अब फोर्थ पोजीशन पे रहा बिहार। जी हाँ, फोर्थ पोजीशन पे सब्जियां प्रोड्यूस करने में बिहार रहा, और बिहार ने कितने सब्जियां प्रोड्यूस करी? 17.77 मिलियन टन। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो सब्जियां प्रोड्यूस करने में, बताइए कि फल प्रोड्यूस करने में कौन रहा? तो हर बार की तरह इस बार भी फ्रूट की प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश ही टॉपर रहा। ठीक है, आंध्र प्रदेश वैसे भी फ्रूट फल के प्रोडक्शन में काफ़ी टॉप रहता है हर बार। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डेडलाइन सेट बाय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर बैंक्स टू इम्प्लीमेंट लॉकेबल कैसेट स्वैप इन ऑल देयर एटीएम्स? बैंकों को अपने सभी एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट स्वैप लागू करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है? तो ये समय सीमा है मार्च 31, 2023 तक। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि नेशनल
एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोविजंस के नए चेयरपर्सन किन्हें अपॉइंट किया गया है? क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो इसके चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट कर दिए गए हैं महेश वर्मा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च द न्यू वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस? तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का नया, जो न्याय विभाग का नया वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। किरण रिजिजू पिछली बार यानी कि कैबिनेट, जो सेंट्रल कैबिनेट है वो रीशफल हुआ था, ठीक है, 2.5 सालों के बाद। तो उसके पहले में ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। तो ऑब्वियसली जो भी जस्टिस से रिपोर्टर, जो भी कोर्ट के ऑर्डर होंगे, जो भी पेंडिंग वगैरह हर चीज़, जो भी कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ इस वेबसाइट पे अपलोड रहेंगे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस यानी कि ऑटिज़म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है हर साल? ये ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 2 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑटिज़म देखिए एक बीमारी है, नॉर्मली तो ये बच्चों में हुआ करती है ऑटिज़म। इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि जो बच्चों का सोशल स्किल्स होता है वो डेवलप नहीं होता है, वो बहुत ही ख़राब रहता है। सोशल स्किल्स कहें या फिर बच्चा को मतलब कुछ एक्सप्रेस करने में उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, यानी एक तरह से कम्युनिकेशन वाला प्रॉब्लम है कि वो सही तरीके से कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। जैसे आप अगर अपने दिल की बात हर चीज़ बता पाते हो, चीज़ें कर पाते हो, वो बच्चा नहीं कर पाता है। उसमें वो चीज़ें की कमी आने लगती है, उसकी बिहेवियर कुछ अलग ही होती है, उसका अलग ही चेंजेस कुछ बिहेवियर होते हैं। तो इसको हम ऑटिज़म बोलते हैं, ठीक है। तो इस बार का थीम भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। थीम है 2022 का इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द स्कीम दैट अलाउज प्रिजनर्स टू ऑब्टेन पर्सनल लोन्स फ्रॉम बैंक्स? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो पहला ऐसा राज्य है जो कि एक योजना शुरू किया है, कौन सा, कि कैदियों को बैंकों से व्यक्तिगत यानी पर्सनल ऋण लोन प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो वो पर्सनल लोन ले सकता है बैंक से, ठीक है। तो ये स्कीम शुरुआत करी गई है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा, किस जेल में होगा महाराष्ट्र का? तो महाराष्ट्र का एक काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखने वाला एक जेल है येरावड़ा सेंट्रल जेल। कभी गांधी जी भी यहाँ पे गए हैं तो इसलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल हो जाता है। येरावड़ा सेंट्रल जेल रहा ये, ठीक है। ये कहाँ पे है? पुणे में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ ओन 2022 आईसीसी विमेंस क्रिकेट कप? तो किस देश ने 2022 का आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जीता है? तो इसको जीतने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो आईसीसी विमेंस क्रिकेट कप कहाँ पे हो रहा था? इसको कंडक्ट किया जा रहा था न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डेन। और ये न्यूजीलैंड के इतिहास में सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर हैं ये विमेन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जीता इसको। किसको हराया ऑस्ट्रेलिया ने? ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, ठीक है। 71 रन से इसको हरा दिया था। और इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ही रही। कौन? एलिशा हिली,
और अलीशा हेली ने रिसेंटली इस मैच के बाद इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो याद रखिएगा अलीशा हेली कहाँ से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से। और ये जो आईसीसी विमेंस क्रिकेट कप था, इसका कौन सा संस्करण था, एडिशन था, 12th एडिशन था इस बार 2022 में। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ वेबसाइट टेम्पल 360। तो इस वेबसाइट का नाम है टेम्पल 360 टू विजिट और डू दर्शन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम। तो किस केंद्रीय मंत्री ने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन या दर्शन करने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये टेम्पल 360 ये वेबसाइट से क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग भारत में जो हैं उसको आप दर्शन कर सकते हो, उसको विज़िट कर सकते हो, मतलब आप जहाँ पे हो वहाँ से ही ऑनलाइन। और फिर जो उत्तराखंड में 4 धाम हैं, ठीक है, उन चारों धाम को भी आप विज़िट कर सकते हो। हालांकि उत्तराखंड का जो 4 धाम है वो तो उसको मिनी 4 धाम बोलते हैं, ठीक है। जो इंडिया भर में 4 धाम है चारों तरफ, उसको जो 4 धाम है वो यहाँ पे विज़िट करने की बात करी जा रही है। अब जो ये पूरे देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे हो गए केदारनाथ टेम्पल जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा। फिर हो गया काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। फिर है ब्रह्मबरा मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर रामास्वामी टेम्पल, ये तमिलनाडु में आपको मिलने वाला है। आपको महाराष्ट्र में भी 3 टेम्पल मिलेंगे, सिर्फ महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन कौन से? ग्रीनेश्वर टेम्पल, फिर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, बेम्बकेश्वर टेम्पल, ये महाराष्ट्र में। गुजरात में फिर आपको 2 टेम्पल मिलेंगे। सोमनाथ मंदिर तो आपको पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नागेश्वर टेम्पल भी है एक गुजरात में। फिर 2 आपको मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे। वो कौन कौन से? तो एक तो महाकालेश्वर, ठीक है, एक ओंकारेश्वर। तो ये सब मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ठीक है। तो ये तो 12 ज्योतिर्लिंग हमने बताया। 4 धाम जो भारत में जो मेन इम्पोर्टेंट 4 धाम हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है। कौन सा? तो वही मिनी 4 धाम का भी ये पार्ट है। कौन सा? बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा। फिर है एक रामेश्वरम जो कि आपको तमिलनाडु में मिलने वाला है। तो ये दूसरा धाम हो गया। 4 धाम है, 4 होने चाहिए। फिर हो गया द्वारिका, ये आपको गुजरात में मिलेगा, ठीक है। फिर एक उड़ीसा में आ जाता है आपका जगन्नाथपुरी, ठीक है, जिसका जगन्नाथ यात्रा भी निकाला जाता है, तो ये आपका उड़ीसा मिलेगा। तो ये 4 धाम मेन इम्पोर्टेंट 4 धाम हैं, ठीक है। पूरे देश भर की हम ये बात कर रहे हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग जो कि पूरे देश भर में है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसका एक प्रॉपर वेबसाइट बनाया गया है टेम्पल 360। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है मीनाक्षी लेखी ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मीनाक्षी लेखी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो योजना है इनकी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसके तहत ये कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। ये कंपनसेट करने का है एक तरह से। ये बीमा योजना ही आप देख रहे हो, लोन यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन एक तरह से ये कंपनसेशन है। किसके लिए? तो उनके लिए जो वेजिटेबल्स उगाते हैं, मसाले उगाते हैं, ठीक है, वो फार्मर्स जो मतलब सब्जियां और मसाले उगाते हैं, तो करीबन 1 एकड़ में, ठीक है, 1 एकड़ पर करीबन 30,000 रुपये यहाँ से कंपनसेशन हरियाणा सरकार देगी, ठीक है। 1 एकड़ पर एकड़ 30,000 रुपये। और वहीं पे ये तो बात होगी वेजिटेबल्स और स्पाइसेस, अगर जो किसान सब्जी और मसाले उगाते हैं। अगर बात करी जाए फल, ठीक है, अगर जो किसान फल उगाते हैं
उनके लिए क्या है, तो उनके लिए है 40,000, यही 10,000 और 40,000 पर एकड़ उन्हें कंपनसेशन दिया जाता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में ही आपको मिलेगा गुरुग्राम, और गुरुग्राम में बन रहा है देश का पहला हेली हब। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट ज़ीरो इमिशंस कमिटमेंट्स ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज़। तो ये एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है, किस लिए, नेट ज़ीरो एमिशंस कमिटमेंट ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज़। ये किसका ग्रुप है, भारत का नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का ये ग्रुप है, ठीक है। हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ये बनाया गया है। तो इसके अपॉइंट जो किए गए हैं, किन्हें, इन्हें एक्सपर्ट ग्रुप का एक इस ग्रुप के मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो ये एक भारतीय हैं, अरुणव घोष। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अपॉइंट किया किसने है, तो यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनको रिसेंटली फिर से मतलब कि उन्हें उनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वो भी न्यूज़ में थे। क्या नाम है उनका, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। तो इन्होंने अपॉइंट किया है अरुणव घोष को एज टू हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट ज़ीरो एमिशंस कमिटमेंट्स ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज़। और मैं बता दूं कि अरुणव घोष जो हैं, ये ऑलरेडी पहले से CEO हैं एक कंपनी की, जो है CEEW। क्या क्या मतलब हुआ, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। इतना ही नहीं, अरुणव घोष की इम्पोर्टेंस आप ये भी देखिए कि भारत जो है ना G20 का प्रेसिडेंसी संभालने वाला है 2023 में, ठीक है। तो इनको यानी कि अरुणव घोष को अपॉइंट कर दिया गया है एज G20 फाइनेंस ट्रैक एडवाइजरी ग्रुप, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, विच रेगुलेटर बॉडी हैज़ लॉन्च्ड आइडियोलॉथन, ठीक है, आइडियोथन नेम्ड मंथन। किस नियामक निकाय ने मंथन नामक आइडियोथन लॉन्च किया है, तो ये निकाय है मंथन जो लॉन्च किया है सेबी ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेबी है क्या, सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मंथन को लॉन्च किया गया। इस इनिशिएटिव के तहत क्या किया जाएगा कि जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं या क्रिएटिव आइडियाज़ हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ मार्केट, ठीक है, वो सब इसमें देखा जाएगा मंथन में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा, रिसेंटली सेबी के चेयरपर्सन अपॉइंट करी गई हैं एक लेडी, जी हाँ, कौन, मधाबी पुरी बुक। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2022 ऑन विच डेट। भारत सरकार अंधता निवारण सप्ताह यानी प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, कब से कब तक, तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 to 7 अप्रैल 2022। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, इसने डिक्लेयर किया है 2022 को एज द ईयर ऑफ चिल्ड्रंस विज़न। क्या, एज द ईयर ऑफ चिल्ड्रंस विज़न, ये डिक्लेयर किया है 2022 को, द ईयर ऑफ चिल्ड्रंस विज़न बाय प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा फाउंडेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो ओडिशा अपना स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बिहार, उड़ीसा और झारखंड जब साथ में थे 1911 में,
इसकी ये नींव रखी गई इस बात की कि हाँ बिहार को बंगाल से अलग कर दिए जाएंगे। बिहार जब 1912 में अलग हुआ बंगाल से, उस वक्त बिहार के साथ था उड़ीसा और झारखंड। फिर 1912 में बिहार कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हो गया और इसी दिन को हम मनाते हैं बिहार दिवस के तौर पर। ठीक है। और उसके बाद वक्त आया 1936 का। 1936 1 अप्रैल को यहाँ बिहार से उड़ीसा हो चुका था, अलग हो चुका था। इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा जो है मनाता है अपना उड़ीसा दिवस, या फिर इसके उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। ठीक है। तो कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि उत्कल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज साइंड अ पैक्ट विद मेघालय टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। तो किस राज्य ने सीमा विवाद को हल करने के लिए मेघालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। हालांकि देखिए असम जो है वो बिल्कुल बीच में है, तो असम के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो त्रिपुरा के साथ भी है, मेघालय के साथ तो है ही। इधर क्या बोलते हैं मिज़ोरम, ये सब के भी साथ में असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है। ठीक है। एक्चुअली मैं मैप लाने वाला था एक, आपको इसका बहुत ही क्लियर व्यू मैं बताता क्या बॉर्डर डिस्प्यूट एक्चुअली है। ठीक है। तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट मैं किसी और में डिस्कस कर दूंगा कि एक्चुअली में ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्या था, कितना था। ठीक है। ऐसे तो बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैप लाना मैं भूल गया थोड़ा सा इसमें लगाना। विच स्टेट हैज़ साइंड अ पैक्ट विथ मेघालय टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, तो ये था असम। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये सब हुआ है जो हमारे होम मिनिस्ट्री है वहाँ पे हुआ है। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह है, होम मिनिस्टर, उनके प्रेजेंस में ये बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझा लिया गया है एक पैक्ट के साथ। ठीक है। और ये समझिए कि 50 साल से पेंडिंग था ये बॉर्डर डिस्प्यूट, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट का हम एक दिन मैप डिस्कस करेंगे, उस दिन मैं ये बॉर्डर डिस्प्यूट भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट है, द 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मरीन शो हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो इंडिया बोट एंड मरीन शो के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है कोची में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली आपको पता होगा कोची है द सिटी ऑफ केरल। ठीक है। नेक्स्ट एंड आज का आखिरी सवाल, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कमीशनड बाय। तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है वो कब से चालू होने की उम्मीद है। ये जो बनाया जा रहा है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, तो ये जो टर्मिनल है एक तरह से सी क्रूज टर्मिनल ये होगा। ये ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि कमीशन कर दिया जाएगा कब तक, तो जुलाई 2024 तक की ये उम्मीद लगाई जा रही है। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये था इसका करंट अफेयर्स, और हमने आंसर सभी पीडीएफ में इस तरह से लास्ट में दे देता हूँ, तो आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड किया करें। ठीक है। आप हमसे यूट्यूब पे तो कनेक्ट रहना ही है, आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ये 2 प्लेटफॉर्म मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ। बाकी का जो प्लेटफॉर्म है वो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर हो तो आप उसको ऑब्वियसली कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविलाइज्ड इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।